नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है और अब इस क्रम में एक और तस्वीर जुड़ गई है, वो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की। जी हाँ, ये 3 तस्वीर ऐसे हैं जिन पर सरकार में रहते इन पर बड़ा आरोप लगा और इनकी सरकार खतरे में आ गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम को तो उन पर लगे आरोपों में जेल भी जाना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और फिर जेल गए। बाद में जेल से निकलने के बाद दोबारा से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपने दाग को धुलने के लिए जनता के बीच जाने का फैसला किया। अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। इस मामले में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के सरकार पर इस तरह के आरोप लगाकर सरकार गिराने का खतरा हमेशा रहता है। दरअसल कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर केस चलाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट का रुख किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए सीएम के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार के खिलाफ जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला अब जांच के दायरे में आ गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाया जाएगा। अब्राहम ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाने की मांग की थी, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना सीएम के खिलाफ केस नहीं चल सकता। अपनी शिकायत में अब्राहम ने सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और मूडा के कमिश्नर के खिलाफ केस चलाने की भी मांग की थी। साल 2020 में मूडा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लोगों से मैसूर के विकास के नाम पर उनकी जमीन ली गई थी, जिसके तहत 50-50 का फॉर्मूला था, जिसके चलते लोगों की जितनी जमीन ली गई उसकी 50% जमीन या वैकल्पिक साइट उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जानी थी। हालांकि साल 2023 में शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने शिकायतें आने के बाद इस योजना को रद्द कर दिया था। हालांकि आरोप लगे हैं कि इस योजना के निरस्त होने के बाद भी इसके तहत साइटों का आवंटन जारी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि इस योजना में कई उल्लंघन किए गए हैं, जैसे व्यक्तियों को योजना के तहत जितनी जमीन दी जानी चाहिए थी उससे ज्यादा वैकल्पिक साइटें दी गई। साथ ही आरोप है कि रियल एस्टेट एजेंटों को इस स्कीम में जमीनी दी गई थी। सीएम सिद्धारमैया के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी आरोप है कि पत्नी पार्वती के पास मैसूर के सारे गांव में 3 एकड़ की जमीन थी। यह जमीन विकास के लिए मूडा ने अधिग्रहित की थी और मैसूर के एक पौष इलाके में सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले में एक जमीन आवंटित की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि सीएम की पत्नी पार्वती को जो जमीन आवंटित की गई थी वो उनसे मूडा द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की कीमत से ज्यादा की थी। पार्वती सिद्धारमैया के पास मूल रूप से मैसूर के केसार गांव में लगभग 3 एकड़ की जमीन थी, जो उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उनको गिफ्ट में दी थी। इस जमीन को विकास के लिए मूडा द्वारा अधिग्रहित किया गया था और साल 2021 में पार्वती को दक्षिण मैसूर के एक प्रमुख इलाके में यानी कि विजयनगर में 38,283 वर्ग फुट की साइट दी गई थी। कथित तौर पर सीएम की पत्नी ने जितनी जमीन मूडा को दी उससे ज्यादा उन्हें मुआवजे भी दी गई, जिसके बाद से इस योजना पर कई सवाल खड़े हो गए। विशेष अदालत ने मैसूर लोकायुक्त एसपी को आदेश दिया है कि वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले मामले की जांच करे। कोर्ट ने मैसूर के स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मामले में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की थी। जनप्रतिनिधियों के लिए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश पारित किया। मामले के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के बाद आदेश जारी किया गया। बीजेपी नेता आर अशोक और सिटी रवि ने मूडा पर पार्वती सिद्धारमैया सहित प्रभावशाली व्यक्तियों को मैसूर के पौष इलाके में वैकल्पिक साइट आवंटित करने का आरोप लगाया है।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्वती से जितनी की जमीन ली गई उससे ज्यादा कीमत की उन्हें जमीन दी गई। विपक्ष का दावा है कि इससे सरकार को 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। हालांकि सीएम सिद्धरमैया के वकील एएस पोन्नन्ना ने इस मामले में कहा, पार्वती सिद्धरमैया की जमीन 57 करोड़ की थी और उन्हें सिर्फ 15 से 16 करोड़ का मुआवजा मिला है। साथ ही सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि इस मामले में उनका या उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर आरोप लगाया है कि यह नफरत और बदले की भावना से और उनकी छवि बिगाड़ने के इरादे से कर रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त कितना पावरफुल होता है और इनकी रिपोर्ट की कितनी अहमियत होती है। दरअसल भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग साल 1967 से 70 की ओर से केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके सालों बाद साल 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना था। हालांकि इससे पहले भी कई राज्य लोकायुक्त संस्थान के लिए कानून बना चुके थे। इनमें महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां साल 1971 में ही लोकायुक्त निकाय की स्थापना की जा चुकी थी। साल 2013 में लोकायुक्त अधिनियम के बाद सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य हो गई। जहां तक कर्नाटक की बातें हैं तो कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम साल 1984 में पास हुआ था और यह 15 जनवरी साल 1986 से ही लागू हुआ। लोकायुक्त के पास सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार, घुसखोरी और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों की जांच का अधिकार होता है। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, विपक्ष के नेता, अतिरिक्त सचिव, सचिव और इससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ होने वाली शिकायतों का जांच लोकायुक्त कर सकते हैं। लोकायुक्त के पास किसी भी अधिकारी या लोक सेवक से पूछताछ करने, उनके रिकॉर्ड देखने और जरूरत होने पर तलाशी लेने और बरामदगी का भी अधिकार होता है। वैसे तो लोकायुक्त कोई शिकायत अथवा विश्वसनीय सूचना मिलने पर जांच करते हैं, पर अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों की जांच खुद की प्रेरणा से भी कर सकते हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर किसी की नियुक्ति 62 की उम्र में होती है तो कार्यकाल सिर्फ 3 साल की होगा। राज्य सरकार लोकायुक्त के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। इन्हें केवल राज्य विधानसभा में पारित महाभियोग प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। कई राज्यों से यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त किसी ऐसी शिकायत की जांच नहीं कर सकते जो 5 साल से अधिक पुरानी हो। अगर लोकायुक्त की जांच में लोक सेवक के विरुद्ध आरोप स्थापित होते हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद वह अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकरण को सौंप देते हैं। सक्षम प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी होती है कि वो लोकायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद 3 महीने के भीतर की गई अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट दे। अगर लोकायुक्त किसी अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपनी एक विशेष रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर लोकायुक्त को शिकायत की जांच के बाद यह भरोसा हो जाता है कि लोक सेवक के खिलाफ की गई शिकायत सही है और संबंधित लोक सेवक को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए तो वह अपनी रिपोर्ट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद जिन मामलों में सक्षम प्राधिकरण, राज्यपाल, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री होते हैं, उन मामलों की सुनवाई के बाद इस घोषणा को मान भी सकते हैं या खारिज भी कर सकते हैं। अगर लोकायुक्त की रिपोर्ट मिलने के 3 महीने के भीतर उसे अमान्य नहीं किया जाता है तो मान लिया जाता है कि उनकी रिपोर्ट स्वीकार ली गई है। ऐसे में संबंधित लोक सेवक को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। कई मामलों में राज्य सरकार आरोपित को निलंबित भी रख सकती है। ऐसे ही अगर लोकायुक्त को किसी शिकायत की जांच के बाद लगता है कि संबंधित लोक सेवक ने आपराधिक काम किया है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए तो वह इसका आदेश भी दे सकता है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए तो वह इसका आदेश भी दे सकता है। यही नहीं, अगर किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है तो भी लोकायुक्त द्वारा अभियोजन शुरू करने पर यह मंजूरी स्वतः मिली हुई मानी जाती है। हालांकि अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास 70 दिन है। इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और जांच के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले कर रही है। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी सरकार गिराने के लिए जानबूझकर इस तरह के हथकंडे अपनाती है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।